ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में अपने रिमेनिंग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 102 देखिए, रीडिंग एबिलिटी एंड L2 रीडिंग। ठीक है, ये थोड़े से ना लेंथी लेंथी टॉपिक्स है, तो जस्ट मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट दे दूंगी, बाकी आपने अंदर से ना रीड तो खुद करना है। ठीक है, मैं इसको एक लाइन को रीड करके नहीं बता रही। अच्छा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बेसिकली क्या बताया गया, इसमें बता रहे हैं कि सेकेंड लैंग्वेज रीडिंग में रिसर्चर्स ने ना दो मेन फैक्टर्स पे डिस्कशन की है। ठीक है, यानी कि जो कि हमारी रीडिंग को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक वो है रीडिंग एबिलिटी, और सेकंड हमारे पास जनरल प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी L1 की, रीडिंग एबिलिटी इन L1 एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन L2, ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर रिसर्चर्स ने जो है वो काफी डिस्कशन की है। ठीक है, अब L1 रीडिंग एबिलिटी का मतलब क्या है कि जो रीडिंग स्किल्स होती हैं जो किसी पर्सन के अंदर ऑलरेडी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में जो है वो होती हैं, उनको हम लोग रीडिंग, उसको हम लोग रीडिंग एबिलिटी कहते हैं। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि हाउ वेल अ पर्सन नोज द सेकंड लैंग्वेज, यानी कि कितने उसको सेकंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी का पता, ग्रामर का पता, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल प्रोफिशिएंसी कहते हैं। तो बेसिकली स्कॉलर्स की ना इन इन दो फैक्टर्स पर डिबेट हो रही थी कि इन दो फैक्टर्स में से कौन सा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इन L2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आगे इधर यहाँ से देखिए बताया हुआ है कि सम हैव आर्ग्यूड दैट L2 रीडिंग। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि कुछ रिसर्चर्स जो थे ना वो इस चीज़ पर बिलीव रखते थे कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की रीडिंग स्किल्स होती है ना वो ट्रांसफर हो जाती हैं हमारी L2 में। ठीक है, यानी कि उनका मानना था कि रीडिंग इज ओनली लर्न वंस, यानी कि हम लोग रीडिंग को जस्ट एक ही दफ़ा लर्न करते हैं जब हम लोग अपनी लाइक अपनी हम लोग जब नेटिव लैंग्वेज सीखे होते हैं, मदर टंग सीख रहे होते हैं, तभी हम लोग रीडिंग को लर्न करते हैं, और वही रीडिंग स्किल्स या रीडिंग एबिलिटीज हमारी सेकंड लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स का जो है ना ये बिलीव था, लेकिन अच्छा अगर उनका ये बिलीव था ना, तो फिर अगर स्टूडेंट में गुड रीडिंग स्किल्स होंगी तो फिर जो है वो L2 को भी बेटर वे में सीख सकेंगे, और अगर उनकी L1 की रीडिंग स्किल्स जो है वो पुअर होंगी तो फिर क्या होगा, वही पुअर स्किल्स उनके L2 में ट्रांसफर होंगे, और फिर वो L2 को भी अच्छे से अच्छी वे में जो है वो नहीं सीख सकेंगे। कुछ लेकिन क्या है, कुछ रिसर्चर्स जो कहते हैं कि ये आइडिया जो है ना वो हमेशा ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं ठीक हो सकता? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो लाइक रीडिंग को अपनी सेकंड लैंग्वेज में ही फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने रीडिंग जो है वो रीडिंग करना जो है वो उन्होंने अपनी सेकंड लैंग्वेज में सीखी होती है, बिकॉज उन्होंने अपनी मदर टंग में रीडिंग करना सीखा ही नहीं होता, इस वजह से। और दूसरा उनके उनकी रीज़न क्या आती है, कुछ माइनॉरिटीज़ या कुछ इमिग्रेंट ग्रुप्स थे जो कि रीडिंग को अपनी होम लैंग्वेज में जो है वो लर्न ही नहीं करते थे। ठीक है, तो ये दो रीजंस थी जिस वजह से रिसर्चर्स ने कहा कि ये आइडिया जो है वो हमेशा हमेशा ठीक नहीं हो सकता कि L1 की रीडिंग एबिलिटी जो है वो L2 में ट्रांसफर होती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जस्ट ये पॉइंट्स आप इनको एक बार देख लें। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो फैक्टर था वो था क्या था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। पहला रीडिंग एबिलिटी था, दूसरा क्या था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एक और व्यू जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो व्यू है वो कहता है कि L2 रीडिंग जो है ना वो डिपेंड करती है कि हाउ वेल लर्नर नोज द सेकंड लैंग्वेज, यानी कि कितने अच्छे से जो है वो लर्नर सेकंड लैंग्वेज को जानता है, उसकी वोकैबलरी, उसकी ग्रामर, उसके स्ट्रक्चर को, तो उस चीज़ पर डिपेंड करती है रीडिंग। ठीक है, L2 की रीडिंग, यानी कि उससे जितना अच्छा L2 के जो सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके वोकैबलरी के बारे में पता होगा, तो उतनी जल्दी और उतनी अच्छी बेटर वे में जो है वो रीडिंग को सीख सकता है। ठीक है, और ये जो आइडिया था ना इसको कहा गया है लैंग्वेज थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। अच्छा, अब लैंग्वेज थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट को ना लाइक एक उसे ज़रूरत होती है कि वो L1 की रीडिंग स्किल्स को यूज़ करने से पहले वो L2 की मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी तक पहुंचे, तब वो L1 की रीडिंग स्किल्स को यूज़ कर सकता है, और तभी L1 की रीडिंग स्किल्स को हेल्प आउट करेंगी फर्दर L2 को समझने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको उसकी ना छोटी सी एग्जांपल देती हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए कि एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा, उसकी रीडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है उर्दू में। ठीक है, बट अगर उसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है ना, तो वो इंग्लिश के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज वेन देर इंग्लिश इम्प्रूव इनफ, यानी कि जब उसकी इंग्लिश जो है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी तक पहुंचेगी। ठीक है, एंड देन देयर उर्दू रीडिंग स्किल्स जो हेल्प्स देम। ठीक है, तब जाके उसकी रीडिंग उर्दू रीडिंग स्किल्स जो है वो उसको हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसे उर्दू तो आती है, अगर उसको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक बेसिक आती है तो वो कभी भी उर्दू की हेल्प से इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करता, यानी कि उसको इंग्लिश के एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी तक पहुंचना पड़ता है, तभी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में जो उसकी रीडिंग एबिलिटीज होती है उसकी सेकंड लैंग्वेज में उसको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, तो इस आइडिया को क्या कहते हैं, लैंग्वेज थ्रेशोल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, लैंग्वेज थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। कहते हैं ये वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज नहीं किए गए, बट इसको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो बस सेकंड पैराग्राफ में यही चीज बताई गई है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से ना कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स बताई गई हैं। ठीक है, मैं आपको सबकी बताती जाऊंगी,
और आपने जस्ट उनको उसी तरह अपने माइंड में रखना है, बाकी यहाँ से आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट पे इन्होंने बताया हुआ है स्टडी बाय एलिजाबेथ एंड कामिल, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अच्छा, इन्होंने ना टेस्ट किया था 187 इंग्लिश स्पीकर्स को जो कि स्पेनिश को लर्न कर रहे थे, ठीक है। 187 इंग्लिश स्पीकर्स जो कि स्पेनिश लर्न कर रहे थे, उन्होंने उन्हें जो है वो इन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था कि बोथ हेल्प इन रीडिंग एबिलिटीज एंड L2 प्रोफिशिएंसी आर इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग को सीखने में। देखिए, बोथ फैक्टर्स वेर इंपॉर्टेंट, यानी कि जो रीडिंग एबिलिटी का फैक्टर, जो प्रोफिशिएंसी का फैक्टर, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों मिल के काम करते हैं तभी एक बेटर वे में जो है एक पर्सन अपनी रीडिंग को जो है वो सीख सकता है L2 में। बट L2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो L2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है ना, उसका ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यानी देखिए, ऑल्दो दे फाउंड दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्लेड अ ग्रेटर पार्ट देन डिड एबिलिटी इन एल्बन रीडिंग, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बर्नहार्ट एंड कामिल के अकॉर्डिंगली रिसर्च थी, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अगली जो रिसर्च है वो है अकॉर्डिंग टू द कैरल, ठीक है। पेट्रिका एल कैरल इनका फुल नेम है, ठीक है। शी टेस्टेड स्पेनिश एंड इंग्लिश स्पीकर्स रीडिंग इन अ सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। उन्होंने स्पेनिश और इंग्लिश स्पीकर्स की रीडिंग को उनकी सेकंड लैंग्वेज में जो है उन्होंने टेस्ट किया था, और उनके जो रिजल्ट्स थे वो इस चीज़ को शो करते हैं कि स्पेनिश स्टूडेंट्स रीडिंग इंग्लिश एल्बन रीडिंग एबिलिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि जो स्पेनिश के स्टूडेंट्स थे ना, रीडिंग इंग्लिश, जो कि स्पेनिश के स्टूडेंट्स थे जो कि इंग्लिश को रीड कर रहे थे ना, ठीक है, उसमें क्या था कि उनकी जो एल्बन रीडिंग एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थी। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स थे जो कि स्पेनिश को क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, उसमें उनकी L2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीज़न क्या है इसकी, रीज़न की ये है कि जब इंग्लिश स्टूडेंट्स जो हैं वो, यानी कि वो लैंग्वेज थ्रेश होल्ड तक जो है वो नहीं पहुंच सकते, सो दे कुड नॉट यूज देयर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया ना कि एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होता है, उस तक जो है वो इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं पहुंच सकते। इस वजह से क्या होता है कि उनकी वो जो अपनी रीडिंग स्किल्स है ना उनको वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैरल ने रिसर्च की थी, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारा कुछ जो है वो बताया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस पूरे पैराग्राफ में बस इन्होंने यही बात बताई थी, आप इसके बाद रीड करें, जो मैंने आपको बताया, जैसे आप उसको अपने माइंड में रख लें। आगे देखिए, उन्होंने बताया हुआ है रिसर्च बताइए अकॉर्डिंग टू ली एंड स्कैलर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने स्टडीड किया था 809 कोरियन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था कि L2 की प्रोफिशिएंसी जो है ना, देखिए द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ L2 प्रोफिशिएंसी, जो L2 प्रोफिशिएंसी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ L1 रीडिंग एबिलिटी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था कि L1 और L2 रीडिंग ने वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एट हायर लेवल ऑफ L2 प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो जस्ट इन्होंने बस यही बताया था, इसको आप लोग देख लें। नेक्स्ट, अच्छा, ये ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लाइक इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, जस्ट आप देख लें MCQs वगैरह के लिए थोड़ा सा, कि जैसे ये नंबर्स बताए गए हैं 809 कोरियन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स पे जो है उन्होंने रिसर्च की थी, इस चीज़ को देख लें। बाकी जैसे आपको सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग ताकि टाइम दे सकें। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने देखे वेरोवन के अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया गया है, इन्होंने ना स्टडी किया था डच और टर्किश चिल्ड्रंस को जो कि डच को सीख रहे थे, डच लैंग्वेज को सीख रहे थे, ठीक है। और इन द अर्ली स्कूल ग्रेड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड्स मेनली ऑन ऑरल प्रोफिशिएंसी इन द सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। एंड वेरोवन ने क्या जो है फाइंड आउट किया, तो उन्होंने उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि अर्ली स्कूल ग्रेड्स में ना जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है बहुत ज़्यादा ऑरल प्रोफिशिएंसी, जो सेकंड लैंग्वेज की ऑरल प्रोफिशिएंसी होती है, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। यानी कि जितनी ओरल प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी, उतनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो स्टूडेंट की अच्छी होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब कुछ एजुकेशनल जो है वो सर्वेज किए गए हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पे आ जाते हैं LA, ठीक है। अब LA ने स्टडीड की थी 32 कंट्रीज एंड फाउंड दैट के स्टूडेंट्स जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जब उनको उनकी होम लैंग्वेज में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स को उनकी होम लैंग्वेज में टेस्ट किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर वे में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इन सम अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, वेयर इंग्लिश इज द स्कूल लैंग्वेज, उनमें हमारे पास आ जाता है जैम्बिया, ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश को अच्छे से रीड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जिम्बाब्वे, यहाँ पे मोर देन 60% ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट डिड नॉट रीच द डिजायर्ड रीडिंग लेवल इन इंग्लिश, ठीक है। जो कि एक डिजायर्ड लेवल होता है इंग्लिश का, ठीक है, 60% बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश के एक डिजायर्ड लेवल ऑफ रीडिंग जो है वो नहीं पहुंच सकते। तो ये कुछ रिसर्च थी
ठीक है। ये आप लोगों ने बस इनको एक बार रीड कर लेना, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ना ये आपने सारा चीज़ जैसे परसेंटेज होगी, कुछ जैसे एल ने 32 कंट्रीज को जो है वो उनके स्टूडेंट्स को क्या किया था, स्टडी किया था। तो आप लोगों ने ना इन चीज़ों को बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी ये रिसर्च है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इसको एक बार रीड कर लें, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, एक एक चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, बहुत डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीडिंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि रीडिंग जो है ना वो हम लोग जस्ट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट वे है हमारी लैंग्वेज लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली ना सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने टू टाइप्स बताई गई हैं रीडिंग की। एक फर्स्ट वन इज द इंटेंसिव रीडिंग एंड सेकंड वन द एक्सटेंसिव रीडिंग। ये हम लोग पीछे भी बहुत डिटेल में पढ़ के हैं। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो क्या होता है कि हमारी क्लासरूम में होती है विद द टीचर्स गाइडेंस, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस होता है वो अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन डिटेल एंड यूजली इन्वॉल्व शॉर्ट टेस्ट एंड केयरफुल एनालिसिस। इंटेंसिव क्लासरूम रीडिंग में ये होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव क्लासरूम रीडिंग में क्या होता है, इसमें होता है कि रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली है, ठीक है, यानी कि इजी टेक्स्ट और लॉन्गर टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली रीड करना विदाउट एनी हेल्प ऑफ द टीचर, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स जो है वो यूजली चूज टेक्स्ट देमसेल्फ, यानी कि वो अपनी चॉइस अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, टेक्स्ट को चूज करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग टीचर की इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा मिनिमल होती है इसमें, और गोल इज टू रीड मोर फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, या फिर अपनी इंजॉयमेंट के लिए जो है वो रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू बताया गया है न्यूटेल कि बेस्ट वे टू इम्प्रूव अ फॉरेन लैंग्वेज इज टू लिव अमंग इट्स स्पीकर एंड द नेक्स्ट बेस्ट वे इज टू रीड एक्सटेंसिवली इन इट, ठीक है। न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक छोटी सी बात बताई है, ये आप लोग देख लें। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज टू गो एंड लिव अमंगस्ट इट्स स्पीकर, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर सेकंड बेस्ट वे ये है कि हम आप लोग एक्सटेंसिवली जो है वो क्या करें, रीड करें उस कंट्री की लैंग्वेज को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है एक्सटेंसिव रीडिंग अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग बताई गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग का जो आइडिया है ना इज सपोर्टेड बाय द इनपुट हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड बाय स्टेफन क्रैशन, ठीक है। तो उसने जो है वो सपोर्ट किया था एक्सटेंसिव रीडिंग को। और इनपुट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हम लोग पीछे भी पढ़ गए, ये थ्योरी जो है ये हमें कहती है कि लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स, ठीक है। ये देखें कि विच क्लेम्स दैट द क्रूशियल फैक्टर्स एंड टू एक्विजिशन इज दैट लर्नर्स बी एक्सपोज टू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग तब जो है वो हो सकती है जब हम लोग लर्नर को एक कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब एक लर्नर एक कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रिसीव करेगा तब भी क्या होगा कि लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस जो है वो होता है। एंड रीडिंग जो है वो प्रोवाइड्स दिस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट विच हेल्प्स लर्नर इंप्रूव देयर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। और रीडिंग जो है वो एक रीडिंग जो होती है ना वो ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जो कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो रिसर्च बताई गई अकॉर्डिंग टू डे एंड बैम्फोर्ड, इन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक्सटेंसिव रीडिंग को। जस्ट यहाँ पर यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसिडेंटल वोकेबलरी लर्निंग थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। इंसिडेंटल यानी कि वोकेबलरी लर्निंग थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जनरल लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारी किसी से डेवलप होती थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि वोकेबलरी किस तरह से डेवलप हो सकती है हमारे अंदर थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग। तो उसमें क्या बताया गया कि कुछ स्टडीज हैं वो कहती हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ऑन वोकेबलरी लर्निंग, ठीक है। जिसमें हमारे पास कुछ रिसर्चर्स आ जाते हैं जिनके नेम्स भी यहाँ पे मेंशन है, देखें, हाफिज एंड ट्यूडर, ठीक है, डे, ओमोरा, हिरैम्ट्सु, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप लोग खुद एक बार देख लें, ठीक है। तो ये कुछ रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो कि कहते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग का पॉजिटिव इफेक्ट है वोकैबुलरी लर्निंग पर, ठीक है। एंड ये स्टडीज है वो इन्होंने फाइंड आउट किया था कि स्टूडेंट्स जो है वो वोकैबुलरी को इंसिडेंटली लर्न करते हैं जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इंसिडेंटली यानी कि अनकॉन्शियसली, ठीक है, विदाउट फोकसिंग जो है वो इंसिडेंटली वो क्या कर रहे थे, वोकैबुलरी को लर्न कर रहे होते हैं। बट अदर्स हैव रिवील्ड लिटिल वोकैबुलरी लर्निंग, लेकिन कुछ रिसर्चर्स है जिसमें देखिए पेट्स वाइट क्रेशन, इन्होंने कहा था कि जो है ना एक्सटेंसिव रीडिंग से बहुत ज़्यादा लिटिल वोकैबुलरी लर्निंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं होती। एंड दिस शोज कि वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट्स डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स लाइक टेक्स्ट डिफिकल्टी एंड लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स पर जो है वो हमारे पास वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने बताया हुआ है ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जनरल लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि सम स्टडीज फाउंड दैट एक्सटेंसिव रीडिंग इम्प्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। अब यहाँ पर भी सेम वही बात बताई गई है कि कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था और कुछ थे जिन्होंने नहीं किया था। देखेंगे जैसे हाफिज, ठीक है, ट्यूडर, मैसन हो गया, क्रैशन हो गया एंड वॉकर हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा था कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। हाउ एवर लाई नोटेड एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प, जबकि एक लाइक रिसर्चर था जिसने नोट किया था कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स हु हैव लिटिल एक्सपोजर टू इंग्लिश, यानी कि जिनका जिनका एक्सपोजर जो है ना वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कम होता है ना। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को एक्सटेंसिव रीडिंग क्या करती है, हेल्प आउट करती है। और सेकेंडली हाई मोटिवेटेड हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। यहाँ पे देखें फ्रॉम लाई हु कैरिड आउट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू 18 स्कूल्स इन हांगकांग। ठीक है, उसने क्या उसने बताया था, फर्स्ट वन इज द दो स्टूडेंट्स हु माइट अदरवाइज हैव लिटिल एक्सपोजर टू इंग्लिश, यानी कि जिनका जिनका लिटिल एक्सपोजर होता है ना इंग्लिश पे, तो उनको हेल्प आउट करती है एक्सटेंसिव रीडिंग। एंड द सेकंड वन इज द हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स विद हाई मोटिवेशन। ठीक है, जिनमें हाई एबिलिटी होती है और हाई मोटिवेशन होती है, उन स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ये जनरल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में था कि किस तरह से जो है एक्सटेंसिव रीडिंग उसको डेवलप करती है या इम्प्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का इफेक्ट ऑन राइटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि रिसर्च जनरली शोज कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी राइटिंग स्किल्स को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू जो है वो हाफिज और ट्यूडर, यहाँ पे भी इन दोनों के अकॉर्डिंगली बताया गया। इन्होंने फाइंड आउट किया था कि इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग एबिलिटी थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट को फाइंड आउट किया था कि एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू जो है ना हमारी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। हाउएवर कि यानी कि बहरहाल जो है ना लाइक बहुत ही कम एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, बहुत कम रिसर्चेस मिल रही हैं जिसमें ये बताया गया हो कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारे स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस कम है और बहुत कम ही रिसर्च जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारे जो है इम्प्रूव करती है हमारे एटीट्यूड को टुवर्ड रीडिंग। ठीक है, अब देखें कि बहुत से रिसर्चर्स हैं वो बिलीव इस चीज़ पर रखते थे कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है टुवर्ड रीडिंग। जैसे कि उसमें आ जाता है एले एले ने ये बात की थी, ठीक है, कि हमारी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ना ये, हाँ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है टुवर्ड रीडिंग। बट द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एटीट्यूड वाज नॉट ऑलवेज डन साइंटिफिकली, यानी कि जो है वो एक मेजरमेंट नहीं की गई स्टूडेंट एटीट्यूड की, साइंटिफिकली कोई मेजरमेंट नहीं की गई। इसलिए जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस बात में हमें नहीं मिलता कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना वो हमारे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो क्रिएट कर दिए टुवर्ड रीडिंग। ठीक है, जस्ट एक रिसर्चर की बात है, उसको वो इसी पे बिलीव रहता था तो वो बताएगी, बल्कि वरना कोई हमें एज सच है या इस पे कोई साइंटिफिकली मेजरमेंट नहीं की गई या कोई एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमें जो है वो नहीं मिलते। अच्छा, अब यहाँ पर ना लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें हमें बताया गया है कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं जो कि एक्सपेंसिव रीडिंग प्रोग्राम में उसके जो कुछ चैलेंजेस थे ना वो बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इवन दो के एक्सटेंसिव रीडिंग के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली। ठीक है, क्यों सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें आगे हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स आ जाते हैं। अब कल्चरल फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना वो एज्यूम करती है कि पीपल जो है ना वो जस्ट रीड करते हैं फॉर एंजॉयमेंट या फॉर लेजर एक्टिविटी। ठीक है, या फिर कुछ कल्चर्स में ना रीडिंग को एक कॉमन लेयर हैबिट भी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, और कुछ लिंग्विस्टिक फैक्टर्स आ जाते हैं। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स कैसे आ जाते हैं कि टेक्स्ट की डिफिकल्टी होने की वजह से जो है वो लोग एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को इनके पास इनफ वोकेबलरी नहीं होती ना तो उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है तो फिर क्या होता है कि उनके लिए रीडिंग जो है वो बर्डन बन जाती है, इंजॉयमेंट नहीं रहती। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटेंसिव रीडिंग को कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े थे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलन डेविस ने जो है वो कहा था कि रीडिंग टेस्ट को क्या किया जाए, इजी उसके टेस्ट को इजी किया जाए। तब ये जो है वो डेविस ने कहा था कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो यही है कि रीडिंग टेक्स्ट को जो है वो सिंप्लीफाइड जो है वो किया जाए। ठीक है, हाउएवर इट इज स्टिल डिफिकल्ट के
जो है ना, हम लोग एक राइट टेक्स्ट को एक राइट रीडर के साथ जो है वो मैच कर सके, ठीक है। बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग हर रीडर के अकॉर्डिंगली, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को जो है वो क्रिएट करें या मैच कर सकें इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज लेवल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बस कुछ पॉइंट्स आप लोग इनको देख लें, इसमें एज सच कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, आप लोग उसके बाद रीड कर लें, ठीक है। हाँ, ये एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग का जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद करना है। बाकी नीचे ये रिसर्च बताई गई है, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। एक बार रीड कर लेना है कि वोकैबुलरी लर्निंग में जो है एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या रोल है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है, राइटिंग में क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है, ठीक है। तो ये आपने एक बार देख लेना है, बाकी इसमें इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसेस बताए गए हैं, प्रोसेस मॉडल्स ऑफ रीडिंग, जिसमें बॉटम अप, टॉप डाउन एंड इंटर तीन मॉडल्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बॉटम अप मॉडल क्या होता है, ये मॉडल जो प्रपोज किया था फिलिप बी गॉफ ने, ठीक है। फिलिप बी गॉफ इसका फुल नेम है, इन्होंने जो है प्रपोज किया था। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है ना वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले लेटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन वर्ड्स की तरफ जाता है, देन सेंटेंसेस और देन फिर मीनिंग की तरफ, ठीक है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बॉटम अप मॉडल में जो है ये होता है। और इसको हम लोग बॉटम मॉडल को हम लोग डाटा ड्राइवर मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट लेसन में बहुत ज़्यादा जो है वो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा, बॉटम अप के बारे में एक बात बतानी है कि क्योंकि ये जो है इसका फोकस है इंफॉर्मेशन पर होता है जो कि हमारे टेक्स्ट से आ रही होती है, इसलिए इसको डाटा ड्राइवर मॉडल जो है वो कहा गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है, ये उसका बिल्कुल उलट होता है, ठीक है। ये मॉडल जो है वो इज कनेक्टेड विद कैनिस एट गुडमैन हु डिस्क्राइब रीडिंग एज अ साइको लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम, ठीक है। उससे जो है ये कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर ना देखिए इन्होंने वर्ड भी यूज किया हुआ है, साइको लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जो टॉप डाउन मॉडल इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ड्राइवन मॉडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नेम है। ये कह रहे हैं कि कनेक्टेड है विद कैनिस गुडमैन के साथ, जिसने डिस्क्राइब किया था रीडिंग को एज अ साइको लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें रीडर जो है ना अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, अपनी एक्सपेक्टेशन को यूज करता है टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि दे प्रिडिक्ट मीनिंग्स एंड देन चेक इट वाइल रीडिंग, यानी कि वो मीनिंग को प्रिडिक्ट कर लेता है, ठीक है। इन्फ्रेंस एक ड्रॉ कर लेता है, उसके बाद फिर क्या है कि वो रीडिंग को रीडिंग करते हुए क्या करता है कि वो कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेता है या फिर कोई प्रिडिक्शन कर लेता है, और फिर क्या करता है उसको वो चेक करता है कि आया कि उसकी प्रिडिक्शन, उसका इन्फ्रेंस सही है या गलत है, ठीक है। और टॉप डाउन मॉडल का क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो रीडर के आइडियाज पर होता है, नॉलेज पर होता है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट ड्राइवन मॉडल भी कहा गया है। अच्छा, अब लास्ट में बात आता है इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल जो है वो कंबाइंस विद बोथ अप्रोच, यानी कि बॉटम और टॉप डाउन के हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इंटरेक्टिव मॉडल आता है। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि रीडिंग हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर्स नॉलेज, यानी कि जब टेक्स्ट और रीडर के नॉलेज के दरमियान इंटरेक्शन होता है ना, तो तब रीडिंग जो है वो हैपन होती है। रीडर जो है वो अपनी टेक्सट इन्फॉर्मेशन को और अपने बैकग्राउंड नॉलेज दोनों को इकट्ठे यूज करके जो है वो मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि किसी एक मॉडल की बेस पर वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करता, बल्कि बॉटम और टॉप डाउन दोनों मॉडल्स को यूज करके वो क्या करता है, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। दिस मॉडल सीज रीडिंग एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मीनिंग, ठीक है। इंटरेक्टिव मॉडल जो है वो रीडिंग को एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मीनिंग जो है वो देखता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट में देखें, यहाँ पर एक आप लोग को आ रहा होगा नजर, द डिबेट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन एशियंट ग्रीस, ठीक है। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल नोट बताया गया, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डिबेट अबाउट हाउ रीडिंग वर्क्स जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत एशियंट टाइम की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि एशियन टाइम में एरिस्टोटल जो है उसने वो बिलीव रखता था कि लेटर्स जो होते हैं ना वो रेस सेंड करते हैं टूवर्ड आइस, ठीक है। तो उसको इसने नाम दिया था इंट्रोमिशन थ्योरी का, ठीक है। एंड सेकंड पे यूक्लिड ने जो है वो यूक्लिड यहाँ पर इन्होंने नेम हाँ ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यूक्लिड। अच्छा, यूक्लिड ने पे क्या कहा था, यूक्लिड इसी का बिलीव होता था कि आइस जो है वो रे सेंड करती हैं टूवर्ड लेटर्स या टूवर्ड टेक्स्ट, तो उसको उस थ्योरी को नाम दिया गया था एक्सट्रोमिशन थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरीज आपने याद रखनी है, इंट्रोमिशन थ्योरी जो है एरिस्टोटल ने बताई थी और एक्सट्रोमिशन थ्योरी जो है वो यूक्लिड ने बताई थी। इंट्रोमिशन थ्योरी में क्या होता है कि जो है एरिस्टोटल कहता है कि लेटर्स जो है वो रेस सेंड करते हैं टूवर्ड आइस, उसको इंट्रोमिशन थ्योरी कहते हैं। एंड यूक्लिड जो है इसे बिलीव रहता था कि आइस जो है वो रेस सेंड करती है टुवर्ड द टेक्स्ट, उसको एक्सट्रोमिशन थ्योरी जो है वो कहते हैं। अच्छा, फिर लेटर यानी कि बाद में हुआ
एक स्कॉलर था इब्ने अल हैथम, ठीक है। इब्ने अल हैथम जो है ना, उसने प्रपोज किया था इंटरेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ विजन विच इज क्लोजर टू मॉडर्न आइडियाज, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया था, उसने एक इंटरेक्टिव व्यू दिया था इब्ने अल हैथम ने, ठीक है। अच्छा, इब्ने अल हैथम ने कहा था कि विजन जो है ना, यानी कि विजन तब हैपन होता है जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट में, लाइट ऑब्जेक्ट में से लाइट जो होती है ना वो आईज में एंटर होती है और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करते, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, तब जो है वो विजन हैपन होता है। यानी कि हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज़ देखी हमारी आईज ने, ठीक है, उन्हें देखा, और फिर क्या होता है कि वो सब कुछ हमारे डायरेक्ट ब्रेन में जाता है और ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, तब जाके फिर क्या होता है कि हम उस वर्ड को देख पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। सो इब्न हैतम ने कहा था कि सीइंग इज नॉट जस्ट अबाउट द आईज और द ऑब्जेक्ट अलोन, बल्कि इट इन्वॉल्व्स बोथ द विजुअल इंफॉर्मेशन एंड द ब्रेन इंटरप्रेटिंग इट, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, यहाँ पर नहीं बताएगी, बट मैं आपको समझाने के लिए आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने वर्ड यूज किया इंटरेक्टिव, ठीक है। तो उन्होंने इंटरेक्टिव क्यों यूज किया, इट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव बिकॉज कि टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड हमें करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन और ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जब ये दोनों जो है वो इकट्ठे वर्क करते हैं ना मीनिंग को क्रिएट करने में, जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू द मॉडर्न इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग के, ठीक है। अब हम लोग इसकी तरफ नहीं जाते मॉडर्न इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग की तरफ, लेकिन ये मॉडल भी यही बात कहता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सिमिलर है मॉडर्न इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग की तरह, ठीक है। तो इब्न अल हैथम का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया था इंटरेक्टिव व्यू को, मैंने आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। आप उसको देख लें। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। वीडियो शॉर्ट करते करते लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख लें, जस्ट एक एक बार रीड करें, इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ये तीनों मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होते हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन एंड इंटरेक्टिव मॉडल, ठीक है। ये तीनों आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। एंड ऊपर था इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग का कॉन्सेप्ट, यहाँ से ना आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है फॉर योर एमसीक्यूज, ठीक है। और बाकी ऊपर जो दो फैक्टर्स थे, रीडिंग एबिलिटी का, रैंकिंग प्रोफिशिएंसी का, इसको आपने देखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।